हेलो दोस्तों, दिस इज अनुराग एंड वेलकम बैक इन यूट्यूब ऑफ बेस्ट प्रिपरेशन विद अनुराग। तो हमारा जो है यूरोप महाद्वीप में आज ये तीसरा लेक्चर है और हम लोग दो लेक्चर बहुत ही बेहतरीन ढंग से कवर किए हैं। एक एक घंटे का दोनों लेक्चर है। अगर आप लोग वो वीडियो देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद वीडियो होगा। ठीक है, आज हमारा इसी में तीसरा पार्ट है। जो कुछ छूट चुका है उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा, क्योंकि यूरोप महाद्वीप में अगर मैं बात करूं तो मैं पिछले टॉपिक पे भूमध्य सागर के बारे में चर्चा कर लिया था, मेडिटेरियन सी के बारे में चर्चा कर लिया था। अगर मैं भूमध्य सागर का चित्र बनाऊं, वो भूमध्य सागर की बात कर रहा हूं, अगर मैं आपका यूरोप का चित्र बनाने की कोशिश करूं तो ये हमारा जो मानचित्र है यूरोप का, ये हमारा इटली के बाद ये आपका कौन सा क्षेत्र है, बाल्कन वाला, और ये पूरा जो क्षेत्र है इस तरह से होते हुए तुर्की, और ये है तुर्की के साइड में इधर से किनारे चला जाता है, ये है आपका ब्लैक सागर है, ठीक है ना, ब्लैक सागर। और ब्लैक सागर के इधर में एक सागर है जिसे बोलते हैं अजोग सागर, ठीक। अब इसी पे हमारा आज का जो होगा, आज का है हमारा कि ब्लैक सी, इसका मतलब काला सागर की चर्चा करेंगे। और काला सागर को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे कृष्ण सागर बोलते हैं, कृष्ण सागर। और इसे हम मृत सागर के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से? मृत सागर यानी कि डेड सी। इतने सारे नाम है, आपको ये सभी चीजें एक ही चीज के लिए प्रयुक्त होता है। तो ब्लैक सी में अगर मैं बात करूं तो ब्लैक सी कहां पर है? तो ये नीचे का आपका है भूमध्य सागर, नीचे का जो ये है इसे हम बोलते हैं भूमध्य सागर, और यह जो क्षेत्र है इसे बोलते हैं काला सागर। ये क्या है? काला सागर। तो काला सागर के बारे में हमें जानकारी आज लेना है। अगर मैं काला सागर की बात करूं तो काला सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने के लिए यहाँ पे एक सागर इस जगह पे, और उसका नाम है एजियन सागर। क्या नाम है? एजियन सागर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं क्या कि काला सागर को कौन जोड़ता है? एजियन सागर द्वारा किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर को जुड़ाव होता है। भूमध्य सागर का क्या होता है? जुड़ाव होता है। भूमध्य सागर का जुड़ाव होता है। ये है भूमध्य सागर, ये है काला सागर। इन दोनों के बीच में एजियन सागर द्वारा जुड़ाव होता है। मैंने आपको बताया था ये कौन सा सागर है? ये एड्रियाटिक सागर है। कौन सा? एड्रियाटिक। इसी के आगे जाएंगे तो कौन सा सागर पड़ेगा? एजियन सागर पड़ेगा। और एजियन सागर काला सागर के नजदीक है, इसीलिए यह जो भूमध्य सागर का जल है वो काला सागर में पहुंचने के लिए एजियन सागर के थ्रू होते हुए जाता है। यदि मैं कहूं कि भूमध्य मतलब अटलांटिक महासागर का जल यहाँ पे है, अटलांटिक महासागर इस जगह पे, इधर साइड में अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर का जल कहाँ पे जा रहा है? भूमध्य सागर पे जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है? भूमध्य सागर पे। तो और भूमध्य सागर का जल कहाँ जा रहा है? ये काला सागर पे जा रहा है। तो यहाँ पे जाने के लिए यहाँ पे एजियन सागर के थ्रू काला सागर पे हम लोग पहुंचेंगे। और एक जलसंधि है, और उस जलसंधि का नाम है आपका बास्पोरस की जलसंधि। क्या नाम है उसका? बास्पोरस की जलसंधि, जो काला सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। किससे? काला सागर को भूमध्य सागर से। तो लिख लीजिए बास्पोरस की जलसंधि, बास्पोरस की जलसंधि। ये बास्पोरस स्ट्रेट क्या है? बास्पोरस की जलसंधि क्या है? यहीं पे है आपका मरमरा सागर। ये है ब्लैक सी, इधर के पास है यहाँ पे एक छोटा सा सागर है जिसे बोलते हैं मरमरा सागर। क्या बोलते हैं?
मरमरा सागर, मरमरा सागर को, यानी कि काला सागर मरमरा सागर जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो वो किससे जुड़े हुए हैं? मरमरा सागर के थ्रू। मरमरा, पहले आप भूमध्य सागर जाएंगे, भूमध्य सागर से फिर आप एजियन सागर पहुंचेंगे, एजियन सागर से आप मरमरा सागर पहुंचेंगे और मरमरा सागर से फिर आप काला सागर पहुंचेंगे। तो यदि मैं इसे बताऊं कि पहले आप कहाँ पे, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर के बाद भूमध्य सागर और भूमध्य सागर से फिर आप एजियन सागर, कहाँ पे, एजियन सागर, एजियन सागर से होते हुए आगे जब जाएंगे तो मरमरा सागर, मरमरा सागर और मरमरा सागर से होते हुए जब हम आगे जाएंगे तो वो हमारा होगा ब्लैक सी। क्या होगा? ब्लैक सी होगा। तो इसके थ्रू इस तरह से हम ब्लैक सी पे पहुंचते हैं, ये चीज आप याद रखना। और मरमरा सागर को काला सागर से जोड़ने वाला जो स्ट्रेट होता है, जो जलडमरू होता है या फिर जो जल संधि होती है, उसे हम लोग बास्पोरस की जल संधि के नाम से जानते हैं। तो बास्पोरस की जल संधि किसके किसको जोड़ती है? तो मरमरा सागर, मरमरा सागर को किससे जोड़ती है? काला सागर को। तो मरमरा सागर को काला सागर से जोड़ती है, काला सागर से क्या करती है? जोड़ती है। ये बात क्लियर हुआ। अब बात करते हैं, इसी काला सागर के ऊपर एक ये सागर है, इसे बोलते हैं अजोब सागर। क्या बोलते हैं? अजोब सागर, अजोब सागर बोलते हैं। अब अजोब सागर को काला सागर से जोड़ता है केक के स्ट्रेट, उस जलडमरू या जलसंधि का नाम है केक के। तो याद रखना, काला सागर को अजोब सागर से जोड़ने वाला एक जलसंधि है या जलडमरू है, उसे बोलते हैं केक के स्ट्रेट या जलसंधि, जल संधि। ये किन दो सागरों को जोड़ता है? तो यह जो है काला सागर को, काला सागर को किससे जोड़ता है? किससे जोड़ता है? अजोब सागर से जोड़ता है। अजोब सागर काला सागर को किससे जोड़ता है? अजोब सागर से जोड़ता है। ये बात क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मैं आपको भूमध्य सागर से होते हुए काला सागर जाने का जो रास्ता तय किया, जो रास्ता बताया, वो आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है ना? अब यहाँ पे मैं आपको बात करता हूँ कि काला सागर के आसपास के क्षेत्र के बारे में। चलिए, मान लीजिए ये आपका क्षेत्र जो है ये काला सागर का क्षेत्र है। ये इतने क्षेत्र को मैंने कहा कि ये काला सागर का क्षेत्र है। काला सागर के अगर मैं आगे बात करूं तो काला सागर के आगे यहाँ पर इस जगह पे एक पर्वत है, इस जगह पे एक पर्वत है और इस पर्वत का नाम बताइए आप लोग। इस पर्वत का नाम बताइए, जो मतलब कि आगे एक सागर और पड़ेगा और उन दोनों के बीच में यही पर्वत पड़ेगा। इस पर्वत का नाम है काकेकस पर्वत। क्या नाम है? काकेकस पर्वत, काकेकस पर्वत। तो अगर आपसे पूछेगा कि काला सागर के पूरब में कौन सा पर्वत स्थित है, तो काला सागर के ब्लैक सी के पूर्व में आपका काकेकस पर्वत स्थित है। और काकेकस पर्वत और काला सागर के दक्षिण में, बीच में और दक्षिण में यानी कि नीचे की साइड में आपका अनातोलिया प्रायद्वीप स्थित है। क्या है? अनातोलिया प्रायद्वीप। तो यह जो है अनातोलिया प्रायद्वीप है, अनातोलिया प्रायद्वीप। अनातोलिया प्रायद्वीप क्या है? इस काला सागर के कौन से? यह दक्षिण है और ये पूरब है, दक्षिण पूरब में स्थित है अनातोलिया प्रायद्वीप। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? तुर्की बोलेंगे। अनातोलिया को क्या बोलते हैं? तुर्की बोलते हैं। आप लोग ब्रैकेट में लिख लीजिए, इसे क्या बोलेंगे? तुर्की बोलेंगे। और इस सागर के नीचे इस स्थान को यहाँ पे कौन सा अधिकार है? यह दक्षिण में है और यह जो है पूरब में है। देखिए, यह पूरब साइड में है। देखिए, पूर्व साइड में, इधर साइड में ये पूरब है और ये दक्षिण साइड में यूरोप है। तो ये जो है ये नीचे का साइड, ये नीचे का साइड क्या है? दक्षिण में और पूरब में स्थित है, दक्षिण पूर्व यूरोप है। तो मैं इधर लिख देता हूँ, यह दक्षिण पूर्व यूरोप स्थित है, यूरोप स्थित है, दक्षिण पूर्व यूरोप इधर स्थित है। और इसके जस्ट इधर साइड में आपका अनातोलिया यानी कि तुर्की स्थित है। यहाँ पे कौन है? तुर्की स्थित है। ये बात बता दिया।
और मैंने इधर बताया कि यहाँ पर आपका एक पर्वतमाला है, इस साइड पर पर्वतमाला है, और इस पर्वतमाला को क्या बोलेंगे, काकेकस पर्वतमाला। तो आई थिंक इतनी बातें अगर आप लोगों को क्लियर हो गई होगी तो आगे इधर बताते हैं। तो इस साइड में क्या होगा, इस साइड में भूमध्य सागर, एजियन सागर, मरमरा सागर। तो इधर साइड पश्चिम साइड में क्या हो जाएगा, अगर मैं इसके पश्चिम साइड में बात करूं इधर साइड में, तो इधर साइड में अभी मैंने बताया क्या, मरमरा सागर। फिर इसके इधर साइड में बताया कौन सा, एजियन सागर, एजियन सागर। फिर इसके इधर में आपका भूमध्य सागर। क्लियर हो गया। तो ये बात आपको अच्छे तरह से समझ में आ गई होगी। आई थिंक इतनी बात क्लियर है। अब अगर आगे इसमें नदी की बात करूं कि काला सागर में कौन सी नदी आके अपना जल गिराती है, तो एक नदी है नीपर नदी। क्या नाम है उसका, नीपर है। और वह नदी जो है बहुत देशों से होकर आके अपना जल काला सागर में गिराती है। अगर मैं बात करूं कि कहां से इसकी शुरुआत होती है, तो रूस से ये निकलती है। यहाँ पे है आपका रूस, रूस से निकलती हुई यह सागर आगे आती है, ठीक है ना। यहाँ पे ना बना के मैं इसको इस साइड में बनाता हूँ। रूस से निकली, ये निकली कहाँ से, रूस से। रूस से नदी इधर साइड में निकल रही है। देखिए नदी आपकी निकली इधर, रूस से निकली, रूस से पहुंची कहाँ पे ये नदी, तो ये नदी आपका बेलारूस पहुंची। कहाँ पे, बेलारूस, बेलारूस पहुंची। और बेलारूस के आगे ये नदी फर्दर आगे बढ़ती हुई एक जगह पे ये पहुंची, और उसका नाम है यूक्रेन। कहाँ पे पहुंची, यूक्रेन, यूक्रेन पहुंची। और यूक्रेन से फर्दर आगे होते हुए यही नदी कहाँ पे आकर अपना जल गिराई, तो ये है हमारा काला सागर, काला सागर। तो ये कई देशों से होकर गुजरी, रूस से, बेलारूस से और यूक्रेन से। यूक्रेन से होते हुई ये नदी काला सागर में अपना जल गिराई, और इस नदी का नाम है नीपर नदी, नीपर नदी। तो नीपर नदी की बात क्लियर हो गई। और यूक्रेन में किस जगह से अगर आपसे पूछा जाएगा, तो वो जगह है कीव। क्या है, कीव। तो यूक्रेन की कीव से यह अपना जल गिराती है, यूक्रेन की किस जगह से, कीव से। और नीपर नदी की अगर बात करें तो पूरे यूरोप का लंबाई में चौथे स्थान पे ये नीपर नदी अपना नाम रखती है। तो पूरे यूरोप का चौथा नदी है सबसे लंबाई में, ठीक है ना। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि इस नदी के बारे में। अगर मैं इसकी सीमा रेखा की बात करूं कि इसकी सीमा रेखा किन किन देशों से लगती है, अभी तो ये सिर्फ मैं इसको पर्वत और यहाँ पे क्या बोलते हैं कौन कौन से सागर से होती हुई इसकी सीमाएं लगती थी उसके बारे में चर्चा किया। लेकिन अब किन किन देशों से इसकी सीमाएं लगती हैं, अगर मैं यहाँ पे एक बनाऊं कि ये मान लीजिए ये काला सागर है, ये क्या है आपका काला सागर है। और इसकी सीमा को बात करूं तो पश्चिम साइड में दो जगह है। एक जगह है बुल्गारिया और एक जगह है रोमानिया। कौन सा है, बुल्गारिया और रोमानिया, जो किसका भाग है, जो यूरोप का भाग है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये है आपका बुल्गारिया। देखिए जगह नहीं है, इसको मुझे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा अटलांटिक महासागर को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ये है बुल्गारिया, क्या है, बुल्गारिया। और एक है रोमानिया, क्या है, रोमानिया। दो जगहों से ये इधर पश्चिम साइड में जुड़ा है। ये क्या है आपका काला सागर। काला सागर के पश्चिम में दो देश हैं, बुल्गारिया और रोमानिया। ये दोनों किसके हिस्से हैं, यूरोप के हिस्से हैं, यूरोप में आता है। और बुल्गारिया रोमानिया कौन से देशों में स्थित है, तो ये बाल्कन देश में, यूरोप का बाल्कन देश मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया है। तो बाल्कन देशों के ये दो देश हैं। क्लियर हो गया। आगे अगर मैं बात करूं इसमें, तो उत्तर में इधर साइड में, उत्तर और पूरब में यहाँ पर स्थित है रूस, रूस से जुड़ा है। उत्तर पूर्व में ये काला सागर किससे जुड़ा है, रूस से जुड़ा है। और उसके जस्ट नीचे की बात करूं तो उसके नीचे क्या है, यूक्रेन है। अभी मैं उधर साइड में नीचे बता रहा था ना, तो यूक्रेन इधर है आपका, यूक्रेन। रूस और यूक्रेन से काला सागर जुड़ा हुआ है। कहाँ पे, ये पश्चिम साइड में।
और उत्तर साइड में रूस से जुड़ा है। थोड़ा पश्चिम साइड में किससे जुड़ा हुआ है, तो यूक्रेन से जुड़ा हुआ है। क्लियर हो रहा है। और आगे आएंगे तो यहाँ पे इसके इधर साइड में दो पर्वतमालाएं हैं। एक पर्वतमाला मैंने बताया कि काकेकस पर्वतमाला है और एक जॉर्जिया पर्वतमाला। तो पर्वतमाला की यहीं पे चर्चा कर ले रहा हूँ। एक पर्वतमाला और है यहाँ पे, इसका नाम है जॉर्जिया, जॉर्जिया पर्वतमाला। ठीक, तो जॉर्जिया और काकेकस पर्वत श्रेणी पश्चिम में आगे की तरफ में शिफ्ट है। और नीचे जो देश है, इसके नीचे कौन सा देश है, तो इसके नीचे है तुर्की। तुर्की, तो इन देशों से अपना क्या बनाता है, सीमा रेखा बनाता है। और इधर आपका अटलांटिक महासागर, क्या था, अटलांटिक महासागर, जिसको मैंने अभी मिटा दिया। तो आप लोग सारे पॉइंट को अच्छे से नोट करते हुए चलेंगे तो पक्का है कि आप लोग कोई पॉइंट मतलब यूरोप में कुछ भी छूटेगा नहीं। तो ये चीज नोट करिए, फिर आगे मैं बताता हूँ। चलिए आगे अब इसी पे बात करते हैं। ये तो हो गया हमारा काला सागर की। काला सागर के बाद अब हम चर्चा कर लेते हैं कैस्पियन सागर की। ये है भूमध्य सागर। ये क्या है, भूमध्य सागर। क्लियर। ये है आपका काला सागर। क्या है, काला सागर। और ये है कैस्पियन सागर। ये है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। अब इसी कैस्पियन सागर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हेडिंग होगा कैस्पियन सागर। ठीक, कैस्पियन सागर के बारे में अगर मैं बात करूं तो कैस्पियन सागर जो है वो जो है किधर क्या बोलते हैं, भूमध्य सागर के बाद जो जल जाता है वो काला सागर के पास जाता है। और काला सागर से होते हुए जो जल पहुंचता है वो कैस्पियन सागर में जल पहुंचता है। और कैस्पियन सागर में जो अगर पूछा जाएगा कि कैस्पियन सागर में किन नदियों का जल गिरता है, तो मान लीजिए ये हम कैस्पियन सागर हो गया, ये हमारा कैस्पियन सागर होगा। तो कैस्पियन सागर में ऊपर से यहाँ पे एक पर्वतमाला है। ये है पर्वतमाला, और इस पर्वतमाला को कहते हैं यूराल पर्वतमाला। क्या बोलते हैं, यूराल पर्वतमाला। इसी यूराल पर्वतमाला से एक नदी निकलती है जिसे हम बोलते हैं यूराल नदी। और इस तरह से यूराल नदी आके इसमें अपना जल गिराती है। यहाँ पे है यूराल पर्वतमाला, और इस यूराल पर्वतमाला से इधर इस साइड में आके यूराल नदी अपना जल गिराती है। तो ये है आपके यूराल नदी। क्या है, यूराल नदी है। ये हो गया। और एक नदी और है जो अपना जल गिराती है किसमें, कैस्पियन सागर में। तो उसका नाम है, क्या बोलते हैं, बोल्गा नदी। क्या है, बोल्गा नदी। और बोल्गा नदी यहाँ पर है बलदाई की पहाड़ी। ये क्या है, बलदाई की पहाड़ी है, बलदाई की पहाड़ी। इसी बलदाई की पहाड़ी से निकलती है और निकलते हुए ये आती है कहाँ पे, कैस्पियन सागर में अपना जल गिराती है। क्या नाम है इसका, बोल्गा नदी, बोल्गा नदी। और बोल्गा नदी के बारे में अगर मैं बात करूं तो यूरोप की सबसे बड़ी नदी अगर पूछा जाए तो यही है बोल्गा नदी। तो बोल्गा नदी क्या है, यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, यूरोप की सबसे बड़ी नदी अगर पूछा जाए तो कौन है, बोल्गा नदी है। अब यहाँ से इसने अपना जल लाके इसमें गिरा। यहाँ पे अब बलदाई की पहाड़ी और ये आके यहाँ पे अपना जल गिरा है। इसका मतलब क्या हुआ कि बोल्गा नदी और यूराल नदी दोनों कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में अपना जल गिराती है। किस साइड में, उत्तरी भाग में। तो ये पॉइंट आप लिखिए कि क्या, बोल्गा नदी और उसके साथ साथ में कौन, यूराल नदी, यूराल नदी दोनों कैस्पियन सागर के उत्तर में, कैस्पियन सागर के उत्तर में अपना जल गिराती हैं। अपना जल क्या करती हैं, गिराती हैं। अगर ये कैस्पियन सागर के उत्तर में अपना जल गिरा दिए तो कैस्पियन सागर का जो
उत्तरी हिस्सा है वो कम सैलाइन होगा, यानी कि उसमें लवणता जो है वो कम पाई जाएगी। तो यह क्षेत्र जो होता है इधर का क्षेत्र, यह क्षेत्र लवणता इसमें क्या हो जाएगी, यानी सैलिनिटी जो होगी इसमें कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम होगी। जबकि इस क्षेत्र में जो लवणता होगी, जो सैलिनिटी होगी वो ज्यादा होगी। क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर हो रही है बात। तो ये भी बात आपसे पूछा जा सकता है कि कैस्पियन सागर के उत्तर में लवणता कम क्यों होती है और दक्षिण भाग में कैस्पियन सागर के दक्षिणी समूह में या दक्षिणी तट पे या दक्षिणी भाग में वो लवणता क्यों अधिक होती है। क्योंकि उत्तरी भाग में जो है वोल्गा और यूराल नदियां लाके कैस्पियन सागर के उत्तरी तट पे अपना जल गिराती हैं, क्योंकि ये जल मीठे पानी का स्रोत होती है, मीठे जल का स्रोत होती है, इसीलिए यहाँ पे लवणता कम होती है इन कंपेरिजन टू नीचे के यानी कि दक्षिणी वाले भाग में, यानी कि कैस्पियन सागर के दक्षिणी वाले भाग में। तो यह रीजन आप लोग से अगर पूछा जाएगा तो आप लोग यह बड़ी आसानी से इसका जवाब दे देंगे। तो ये बात क्लियर हो गई। लवणता को बोलते हैं सैलिनिटी। क्या बोलेंगे, सैलिनिटी। तो सैलिनिटी जो होता है, सैलिनिटी का भी बात होता है। अब अगर बात करें कैस्पियन सागर की हो रही है, तो दुनिया की जो सबसे बड़ा सागर है वो भी खारा, ये खारा यानी कि लवणता के लिए अगर प्रसिद्ध है, सबसे खारा के लिए कौन सी झील है, तो कैस्पियन सागर है। तो ये भी पॉइंट आप लोग लिख लेना कि सबसे बड़ी झील, दुनिया की सबसे बड़ी झील खारे पानी के लिए मशहूर है, तो कौन है, कैस्पियन सागर है। तो लिख लीजिए, दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, खारे पानी की झील किसे बोलेंगे, कैस्पियन सागर को बोलेंगे, कैस्पियन सागर है। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कैस्पियन सागर के जो सीमावर्ती आपके देश हैं उन देशों की बात कर लेते हैं। तो अब मान लीजिए मैं यहाँ पे कैस्पियन सागर बना दिया। क्लियर है, ये है कैस्पियन सागर। और कैस्पियन सागर के सीमावर्ती की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इस साइड में है आपका रूस है, यानी कि उत्तर पश्चिम में कौन है, रूस है। उत्तर पश्चिम में कौन है, रूस है। और उसके जस्ट पीछे अगर मैं पश्चिम में बात करूं तो पश्चिम में है अजरबैजान। इधर साइड में कौन है, अजरबैजान है, पश्चिम साइड में अजरबैजान, ये हो गया अजरबैजान। तो रूस है आपका उत्तर पश्चिम में, अजरबैजान है आपका पश्चिम में। और इसी के जस्ट ऊपर मैं नॉर्थ में अगर बात करूं, थोड़ा सा नॉर्थ के इधर मतलब इस साइड में, तो यहाँ पे है कजाकिस्तान। क्या है, कजाकिस्तान, ये हो गया कजाकिस्तान इस साइड में। और अगर मैं इसके पश्चिम में बात करूं कि पश्चिम में कौन है, तो पश्चिम में है तुर्की। क्या है, तुर्की। तो ये लिख लीजिए, इस साइड में इसका है तुर्की, पश्चिम में तुर्की देश है। और अगर मैं इधर क्या बोलते हैं दक्षिण में बोलूं तो दक्षिण में है ईरान। ठीक है। तो इसके अगर सीमा से लगने वाले जो देश हैं, आपसे पूछ लेगा कि कैस्पियन सागर से सीमा से लगने वाले कौन कौन से देश हैं, तो दक्षिण में ईरान है, उत्तर में आपका कजाकिस्तान और उत्तर पश्चिम में आपका रूस, पश्चिम में अजरबैजान और ये पूरब में अजरबैजान और पश्चिम में तुर्की। ये सारे देश जो हैं कैस्पियन सागर से सीमा यानी कैस्पियन सागर से सीमा बनाते हैं या कैस्पियन सागर को छूते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या बोलते हैं कैस्पियन सागर को लेकर सारे कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। अब ये सारी चीजें आप लोग नोट करिए, उसके बाद फिर हम आपको यूरोप महाद्वीप में जो और कुछ छूट चुका है उसके बारे में बताते हैं। तब तक नोट करें जल्दी से। चलिए, अगर अब मैं आगे बात करूं इसमें, तो आगे इसमें यूरोप महाद्वीप में अब इसके अगर मैं भौगोलिक विशेषताओं के बारे में जान लूं कि इसमें भौगोलिक विशेषताएं क्या है, तो अगला जो हेडिंग होगा वो हमारा होगा यूरोप की भौगोलिक विशेषताएं। यूरोप महाद्वीप की भौगोलिक विशेषताएं। तो भौगोलिक विशेषताओं में जो बातें होंगी इसको 4 कैटेगरी में हम लोग बांटेंगे। किसमें, 4 कैटेगरी में। पहली कैटेगरी होगी इसमें जो होगी वो होगी
उत्तर पश्चिमी उच्च भूमियां क्या होगी? उत्तरी पश्चिमी उच्च भूमियां। तो कैटेगरी में जो मैं बांटूंगा उसको लिख लीजिए, उत्तरी पश्चिमी उच्च भूमियां। ये कौन सा क्षेत्र है? तो यह क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, सॉरी इधर साइड से यह जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र को हम लोग बोलेंगे, यह जो पूरा क्षेत्र है ये होगा उत्तरी पश्चिमी उच्च भूमियां। इसमें आपका कौन कौन से देश आएंगे? तो इसमें इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी द्वीप समूह के ये आ जाएगा देश, यानी कि ब्रिटिश देश, ब्रिटिश आइलैंड आ जाएगा, ये आपका स्कैंडिनेविया आ जाएगा, डेनमार्क आ जाएगा। तो इसके अंतर्गत आपका ब्रिटिश द्वीप समूह और स्कैंडिनेवियाई देश और डेनमार्क आएंगे। तो ये पहला भाग है जो मैंने बोला, कौन सा? उत्तरी पश्चिमी उच्च भूमि। अगर इसके आगे की भौगोलिक विशेषताओं में बात करें, दूसरे नंबर पे जो भौगोलिक विशेषताएं आती हैं उसे बोलते हैं यूरोप का उत्तरी मैदान। इसे क्या बोलेंगे? यूरोप का उत्तरी मैदान। और यूरोप का उत्तरी मैदान की अगर मैं बात करूं तो यह जो पूरा क्षेत्र है इधर साइड में, यह क्षेत्र आपका यूरोप का उत्तरी मैदान के नाम से जाना जाएगा। ये बीच का जो दूसरा पार्ट लिखा है, ये पूरा बीच का जो क्षेत्र है यूरोप का उत्तरी मैदान हो जाएगा। इसमें आपका जो व्हाइट सागर है ये आ जाएगा, और इसमें इधर साइड के जो क्षेत्र है ये आ जाएगा। और यह क्षेत्र पूरा मैदानी क्षेत्र है, मैदान है, इसीलिए इस पे कोई पर्वत नहीं है, इसीलिए यह मैदानी क्षेत्र और उत्तरी भाग है, उत्तरी मैदानी क्षेत्र के नाम से इसे जाना जाता है। जबकि पहला वाले भाग में पर्वत पाए जाते हैं। जो पहला वाला है इसे बोलते हैं उत्तरी पश्चिमी उच्च भूमियां। इसके पश्चिमी तट पर, इसके पश्चिमी तट पर क्या पाए जाते हैं? पर्वत पाए जाते हैं, पर्वत पाए जाते हैं। इसका क्या मतलब? जैसे ब्रिटिश द्वीप समूह है इसके पश्चिम पे, स्कैंडिनेवियाई द्वीप समूह है इसके पश्चिम में, डेनमार्क है इसके पश्चिम में। तो जो पश्चिम साइड का एरिया है, क्षेत्र है, वहां पे पर्वत पाए जाएंगे। जबकि ये दूसरा वाला है जो यूरोप की उत्तरी भू मैदान है, इसमें पर्वत नहीं पाया जाएगा। ये बात क्लियर हुआ। अब तीसरी बात अगर हम करें, जो तीसरा क्षेत्र है भौगोलिक विशेषताओं में, वो क्या है? मध्यवर्ती उच्च भूमियां, यानी कि मेडिएबल हाईलैंड। ये क्या बोलेंगे? मध्यवर्ती, मिडिल हाईलैंड, उच्च भूमियां। ये कौन सा क्षेत्र है? यह आपका इधर साइड का बीच वाला क्षेत्र है, यह इसे बोलेंगे मध्यवर्ती उच्च भूमियां। ठीक है ना? तो ये हो गया। और चौथे वाले भाग को बोलते हैं अल्पाइन श्रेणी। क्या बोलेंगे? अल्पाइन श्रेणी, अल्पाइन श्रेणी। तो अगर भौगोलिक कैटेगरी में मैं बांटूं तो ये हो गया हमारा अल्पाइन श्रेणी। ठीक है ना? इस अल्पाइन श्रेणी में आपका क्या पाया जाएगा? इसमें आपका पर्वत पाया जाएगा, इसमें पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाएंगी, पर्वत श्रृंखलाएं, इसमें पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाएंगी। और जो मैं ये बनाया हूँ, थोड़ा सा बनाने में इसमें गड़बड़ हुआ है, जरा इस तरह से देखेंगे। यह जो है चौथा वाला इस तरह से होकर जाएगा, ठीक है। और तीसरा वाला जो जाएगा, ये दूसरा वाला इस तरह से होकर जाएगा, इस तरह से, तीसरा वाला इस तरह से होकर जाएगा, और चौथा वाला इस तरह से होकर जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका क्या पाया जाएगा? अल्पाइन श्रेणियां, और इसमें पर्वत श्रृंखलाएं, पठार, सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं। और जो इसका विस्तार है वो अटलांटिक महासागर, ये है अटलांटिक महासागर से कहां तक? कैस्पियन सागर तक इसका विस्तार है। कैस्पियन सागर तक इसका क्या है? विस्तार है। किसका? अल्पाइन श्रेणी का। इसमें पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गया। और नवीनतम मोड़दार पर्वत श्रृंखलाएं कैसी होंगी? नवीनतम होंगी, मोड़दार होगी। तो ये आपको क्लियर करना है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि जो आपका सेकंड वाला है मध्यवर्ती उच्च भूमियां, इसमें क्या पाई जाती हैं? इसमें पठार आएगा, इसमें आपका पठार पाया जाता है।
जैसे मेसेटा का पठार, क्या है मेसेटा का पठार, तो ये कहाँ पे है, ये आपका फ्रांस और पुर्तगाल, स्पेन और पुर्तगाल की सीमा पर है। कहाँ पर, यह यहाँ पर आपका इस तरह से है, इस पुर्तगाल, और ये है आपका स्पेन, और इसकी सीमा पर ये आपका पाया जाएगा मेसेटा का पठार। तो पठार में लिख लीजिए कौन सा, मेसेटा का पठार, मेसेटा का पठार किसके किसके बीच में है, तो ये पुर्तगाल और स्पेन, पुर्तगाल और स्पेन की सीमा पर है, पुर्तगाल और स्पेन की सीमा पर पाया जाता है कौन सा पठार, तो मेसेटा का पठार हो गया। अगर यहाँ पे बात करें, जूरा पर्वत होता है, जूरा पठार भी होता है, जूरा पर्वत होता है, वो फ्रांस में पाया जाता है, इसी के जस्ट आगे, यानी कि स्पेन के आगे क्या है, फ्रांस है, और फ्रांस में कौन सा, जूरा पर्वत, ये जूरा पठार क्या पाया जाएगा, जूरा पठार कहाँ पे है, फ्रांस में है, फ्रांस में। तो ये हो गया। नदियों की अगर मैं बात करूं, नदियों की, यहाँ पे नदियां भी पाई जाएंगी, नदियां, और नदियां में कौन सी नदियां, राइन नदी हो गया, राइन नदी, रोन नदी हो गया, तो ये सारी नदियां, राइन हो गया, रोन हो गया, और आपका एल्बे हो गया, बिस्तुला हो गया, ये सारी नदियां, तो लिख लीजिए राइन, रोन, एल्बे, बिस्तुला, बिस्तुला, ये सारी नदियां किसके अंतर्गत आएंगी, मध्यवर्ती उच्च भूमियों के अंतर्गत आएगी। क्लियर हो गया ये बात। और अगर मैं बात करूं आपका उत्तरी पश्चिमी उच्च भूमियां, इसके अंतर्गत आपका क्या आएगा, स्कैंडिनेविया वाला और फिनलैंड है। तो इस पूरे क्षेत्र को एक और नाम से जानते हैं, जिसे बोलते हैं फिनो स्कैंडिनेवियाई देश, फिनो स्कैंडिनेवियाई सीड के नाम से भी इसे जानते हैं। तो अगर आपसे कभी फिनो स्कैंडिनेवियाई सीड के नाम से पूछा जाए, तो आप यही चीज समझना कि ये उत्तरी पश्चिमी उच्च भूमियां है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट हाईलैंड की बात कर रहा है, जिसमें आपका नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और इंग्लिश द्वीप समूह शामिल होता है। और इसमें आपके पश्चिमी तट पर पर्वत पाए जाते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गया। फिनलैंड की अगर मैं बात करूं, इसी में आएगा, और फिनलैंड को हजारों द्वीपों का, ये नॉर्वे, ये स्वीडन, और यह जो क्षेत्र है ये है फिनलैंड। इस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, फिनलैंड बोलेंगे, और इसे हजारों मतलब झीलों का देश कहते हैं। यह फिनलैंड जो है, यह जो है, इसे फिनलैंड बोलेंगे, और इसे हजारों झीलों का देश कहा जाता है, हजारों झीलों का देश कहा जाता है किसको, फिनलैंड को, ठीक है ना। और यहीं पे है आपका नॉर्वे। नॉर्वे के एक चीज के लिए प्रसिद्ध है, मध्य रात्रि के सूर्य। नॉर्वे को किस पदवी से जाना जाता है, मध्य रात्रि के सूर्य के नाम से जाना जाता है, मध्य रात्रि के सूर्य के नाम से। ये बात क्लियर हो गया। तो ये हो गया नॉर्वे, नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य के नाम से। ये हो गया फिनलैंड, हजारों झीलों के देश के नाम से ये जाना जाता है। क्लियर हो गया। और यह सारी चीजें अगर मैं बात करूं तो आर्कटिक वृत्त से होकर जाता है। कौन कौन सा मैंने बताया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और यहीं पे कोलापराई द्वीप है। आर्कटिक वृत्त से होकर जाता है, 66.5 डिग्री नॉर्थ से होकर आर्कटिक वृत्त गुजरती है। अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो बात ठीक है। यहाँ पे आपका व्हाइट सी यानी कि श्वेत समुद्र पाया जाता है, और श्वेत समुद्र किसमें नहीं आता, ये पहले वाले भाग में नहीं आता, बल्कि यूरोप का उत्तरी मैदान में, यूरोप के उत्तरी मैदान में कौन आता है, व्हाइट सी। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि जो व्हाइट सी है, यानी कि जो श्वेत समुद्र है, श्वेत समुद्र है, किस रीजन में आएगा, अगर भौगोलिक दशाओं में इसकी कैटेगरी करें तो ये आएगा यूरोप का उत्तरी मैदान में ये आएगा। जबकि कोलापराई द्वीप आ जाएगा पहले में उत्तरी पश्चिमी उच्च भूमि या फिनो स्कैंडिनेवियाई सीड में आएगा। ये बात क्लियर हो गई आपको अच्छी तरह से। और मैदानी भाग किसमें है, तो मैदानी भाग यूरोप के उत्तरी मैदान यानी कि सेकंड वाले पोर्शन में मैदानी भाग है, यहाँ पर खेती की जाती है, ठीक है ना, इसमें खेती होगी।
और अगर मैं आपको तीसरे वाले भाग में बात करूं तो इसमें पठार पाया जाएगा, और अगर चौथे वाले भाग में बात करूं तो इसमें नवीन पर्वत श्रृंखलाएं, पर्वत मालाएं पाई जाएंगी, मोड़दार पर्वत मालाएं इसी चौथे भाग में पाई जाएंगी, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, अल्पाइन श्रेणी के नाम से जानते हैं। अगर इतनी बात क्लियर हो गई होगी तो अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे हो गया वोल्गा नदी। वोल्गा नदी क्या है, यूरोप की सबसे बड़ी नदी के नाम से जानते हैं, यूरोप की सबसे बड़ी। एक होती है डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, तो लिख लीजिए डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी, डेन्यूब नदी क्या है, सेकेंड सबसे बड़ी नदी है। और पहला कौन सा है, वोल्गा नदी है। वोल्गा नदी, वोल्गा नदी क्या है, फर्स्ट सबसे बड़ी नदी है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखे रहना, यूरोप के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो। और यूरोप में सबसे बड़ा पर्वत शिखर अगर आपसे पूछूं तो माउंट एल्ब्रस है। क्या है, माउंट एल्ब्रस, तो वो भी लिख लीजिए, माउंट एल्ब्रस। माउंट एल्ब्रस सबसे बड़ी पर्वत शिखर यूरोप की क्या है, माउंट एल्ब्रस। तो लिख लीजिए सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एल्ब्रस। और अगर सबसे छोटा देश के बारे में पूछें तो वो है वेटिकन सिटी। क्या है, वेटिकन सिटी कहां पर स्थित है, इटली में स्थित है। इटली की राजधानी क्या है, रोम है, रोम के अंदर में स्थित है। दूसरा सबसे छोटा देश यूरोप कौन सा है विश्व का, तो मैंने आपको मोनाको बताया है। क्या है, मोनाको। तो इतनी बातें आपको मैंने बताया। इटली की बात अगर किए हैं तो इटली में एक नदी बहती है, पो नदी। क्या नाम है उसका, पो, और उसे इटली का गंगा कहते हैं। तो लिख लीजिए, ये भी आपसे हो सकता है पूछा जाए, पो नदी। पो नदी के बारे में क्या होता है, ये कहाँ पाई जाती है, इटली में पाई जाती है, और इसे इटली का गंगा कहते हैं। इटली का क्या, गंगा के नाम से यह फेमस है। कौन, पो नदी। क्लियर हो रहा है। और अगर इसी में बात करूं, मैं आपको दो जगह बताया था, एक हंगरी बताया हूं, हंगरी कहां पर है, यूरोप में है, और यूक्रेन भी बताया था। तो ये दोनों जगह पे घास के मैदान पाए जाते हैं। उन घास के मैदानों को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जानते हैं। तो हंगरी में पुस्टाज के नाम से जाना जाता है घास के मैदान को, और यूक्रेन में स्टेपी के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि ये यूरोप की चर्चा हो रही है तो दोनों बातें आप लोग जरूर लिख लीजिए। हंगरी है और यूक्रेन है, हंगरी है और यूक्रेन है। हंगरी में पुस्टाज के नाम से जाना जाता है, और यूक्रेन में किसके नाम से जाना जाता है, तो स्टेपी के नाम से जाना जाता है। तो लिख लीजिए, ये मैं क्या बता रहा हूं, ये घास है, घास के मैदानों के नाम है। जब भी आपसे पूछेगा तो आपको पूछ लेगा कि स्टेपी घास का मैदान कहां पर पाया जाता है, तो यूक्रेन में। या फिर पुस्टाज कहां पे पाया जाता है, तो हंगरी में। क्लियर हो रहा है ना। तो हंगरी की राजधानी क्या है, बुडापेस्ट है। तो ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से याद किए रहना। दुनिया का ब्रेड बास्केट किसे कहते हैं, ब्रेड बास्केट, दुनिया का ब्रेड बास्केट या दुनिया का गैलरी किसके नाम से प्रसिद्ध है, तो यूक्रेन को ही, जहां पे युद्ध हो रहा है उसे ही दुनिया का ब्रेड बास्केट के नाम से जानते हैं। ब्रेड बहुत बनता था, इसीलिए यहाँ पे ये भी लिख लीजिए कि यूक्रेन को दुनिया का ब्रेड बास्केट के रूप में जानते हैं। ब्रेड बास्केट, ब्रेड बास्केट के रूप में जानते हैं, या दुनिया का गैलरी के नाम से भी यह प्रसिद्ध है। कौन, यूक्रेन। ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं इटली की, तो इटली जो है, इटली कैसा देश है, यह जो इटली है कहां पे है, ये इटली। इटली जो है कृषि प्रधान देश है। कैसा देश है, कृषि प्रधान देश है। और अगर कृषि प्रधान देश है तो यहाँ पे भारत से इसके संबंध बेहतर है। और कौन कौन सी खेती यहाँ पे होगी, क्योंकि ठंडी का महीना होता है, मतलब ठंडी वाले यहाँ पे फसल होगी। तो ठंडी वाली फसल कौन सी होगी, गेहूं हो गया, जौ हो गया, जई हो गया। तो तीन चीजों की यहाँ पे फसलें होती हैं, जई, जौ, गेहूं। कहाँ पे, इटली में। तो मैंने इटली की अगर बात की है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इटली। इटली, इटली में कैसा है, कृषि प्रधान देश है। और कृषि प्रधान देश होने के नाते यहाँ पे जई सबसे अधिक, फिर जौ सबसे अधिक, और उसके बाद गेहूं की खेती
खूब होती है। ये क्रम से है, सबसे ज्यादा वहां पे क्या किस चीज की खेती होती है? जई की खेती होती है। एक चीज के बारे में मैंने आपसे नहीं बताया है, जर्मनी के बारे में। जर्मनी में कुछ है नहीं, जर्मनी में एक क्या बोलते हैं, ब्लैक फॉरेस्ट है और वो पर्वत है। ब्लैक फॉरेस्ट जो है क्या है? पर्वत है। वहां से आपका क्या होता है, 5 नदियां निकलती हैं, 5 देशों मतलब जो 5 देशों की राजधानियों से होकर गुजरती हैं, ठीक है ना। और वो जो है डेन्यूब नदी है। कौन सी है? डेन्यूब नदी है, जो मैंने अभी लिखवाया है यहाँ पे। दुनिया यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी डेन्यूब नदी, ये जो है जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और 5 देशों की राजधानियों से होकर गुजरती है। तो वो 5 देश आप लोग लिख लीजिए। पहला है बुखारेस्ट, यहाँ पे लिखने के लिए जगह नहीं है तो आप लोग लिख लीजिए। बुखारेस्ट है, ब्रातिस्लावा है, बेलग्रेड है और बुडापेस्ट है और उसके बाद वियना है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, पहला है बुखारेस्ट, दूसरा है ब्रातिस्लावा, बुखारेस्ट, ब्रातिस्लावा, उसके बाद बेलग्रेड, बुखारेस्ट, ब्रातिस्लावा, बेलग्रेड और उसके बाद है बुडापेस्ट और उसके बाद है वियना। ये आपके हैं। और इसकी राजधानी ये कहाँ पे है? तो रोमानिया में जो देश है इसका लिख लीजिए। ये राजधानी मैंने पहले लिखवाया है। अब इसके देश का नाम अगर लिखना चाहें तो ऊपर से वही नीचे का क्रम लिख लीजिए, रोमानिया। यानी कि जो बुखारेस्ट है वो देश का नाम है रोमानिया। अगर ब्रातिस्लावा की बात करें तो स्लोवेनिया है। क्या है? स्लोवेनिया। और अगर बेलग्रेड की बात करें तो युगोस्लाविया है। युगोस्लाविया किसके बारे में? बेलग्रेड के। और बुडापेस्ट की बात करूं तो हंगरी है। और उसके आगे वियना की बात करूं तो ऑस्ट्रिया है। तो ये मैंने वोल्गा नदी के बारे में, डेन्यूब नदी के बारे में बताया, जो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से पर्वत से निकलती है और 5 देशों की राजधानियों से होकर यह जल जाती है। तो ये चीज आप लोग लिख लेना, इसको पॉज करके रिवाइंड करके लिख लेना। स्पेस नहीं था इसीलिए, नहीं तो मैं लिखवा देता। मैंने 2-3 बार इसको बताया, आप लोग अच्छे से लिख लेना। अगर इसमें पूरे यूरोप महाद्वीप में देशों की बात करें तो यूनाइटेड नेशन के अनुसार इसमें 44 देश हैं और जबकि वैसे माना जाए तो ये 50 देश इसमें शामिल हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट था, अगर आप लोग इसको लिखना चाहें तो लिख लेना। और अगर यूरोप महाद्वीप की बात करें तो यूरोप महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर, यूरोप महाद्वीप के पश्चिम में अटलांटिक महासागर, यूरोप महाद्वीप के दक्षिण साइड में भूमध्य सागर और यूरोप महाद्वीप के पश्चिम में एशिया। इन सारे चीजों से यह घिरा हुआ है। एशिया यूरोप का ही भूखंड है, यह अलग नहीं है। इसे काल्पनिक रेखा यूराल पर्वत श्रृंखला, काकेकस पर्वत और यूराल नदी द्वारा यह क्या होता है, कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर द्वारा ये अलग हो जाता है, ठीक है, जो एक काल्पनिक रेखा के रूप में जाना जाता है। तो ओवरऑल मैंने यूरोप महाद्वीप के बारे में सभी चीजों को आपको बता दिया। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और हैं। अगर मैं आपको यहाँ से कुछ पर्वत के बारे में बात करूं कि कौन से इंपॉर्टेंट पर्वत पाए जाते हैं, तो वो भी आप लोग नोट करना अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो पहले ये चीज आप लोग यहाँ से देख लें, उसके बाद फिर 2 मिनट में मैं आपको थोड़े से पर्वत के बारे में बताऊंगा। चलिए, तो पर्वतों को लेकर मैं बात अगर करूं तो 2-4 पर्वतों के भी बारे में आप लोग जान जाइए तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं एक बना रहा हूं फ्रांस के लिए। फ्रांस को लेकर सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए बीच का है फ्रांस, फ्रांस के इधर में देश है स्पेन। क्या है? स्पेन। तो फ्रांस और स्पेन के बीच में जो पर्वत पाई जाएगी उस पर्वत को बोलेंगे पिरेनीज पर्वत। कौन सा है? पिरेनीज पर्वत। पिरेनीज पर्वत। तो आपको पता है कि फ्रांस और स्पेन के बीच में जो पर्वत पाई जाएगी कौन सा है? पिरेनीज या पेरेनीज, आप इसे पिरेनीज भी लिख सकते हैं। और स्पेन को फ्रांस से अलग करने वाला अगर कोई सीमा रेखा है तो यही पिरेनीज पर्वत है, जो क्या करता है, इसको अलग करता है किससे? स्पेन को फ्रांस से। तो पिरेनीज पर्वत क्लियर हो गया। अब फ्रांस की इटली से सीमा लगती है, इधर साइड में है इटली, ये साइड क्या है? इटली। तो ये मैं लिख देता हूं इटली। फ्रांस और इटली के बीच में जो पर्वत है उस पर्वत का बोलते हैं आल्प्स। कौन सा? आल्प्स पर्वत। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं इसकी सीमा पर यहाँ पे आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत या आल्प्स पर्वत जो फ्रांस और इटली के सीमा पर बीच में स्थित है।
अब अगर मैं फ्रांस को स्विट्जरलैंड की सीमा पर बताऊं, फ्रांस और स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड ये है, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर जो पर्वत है उस पर्वत का नाम है जूरा पर्वत। तो यहाँ पे मैं बना देता हूं जूरा पर्वत, ये हो गया जूरा पर्वत। क्लियर हो रहा है ना। तो फ्रांस का स्पेन से, फ्रांस का इटली से, फ्रांस का स्विट्जरलैंड से। अब एक और है फ्रांस का जर्मनी से, तो जर्मनी एकदम सामने है इस साइड में, फ्रांस के जस्ट सामने है जर्मनी, और फ्रांस के जर्मनी के बीच में जो पर्वत है, जो पर्वत बनता है उसे बोलते हैं वासजेस पर्वत। क्या नाम है उसका? वासजेस। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वासजेस पर्वत। ये तो सारे हमने पर्वतों के बारे में बता दिया कि किसकी किसकी सीमा पर फ्रांस में कौन से पर्वत पाए जाते हैं। फ्रांस स्पेन के बीच में पेरिनीज पर्वत, फ्रांस स्विट्जरलैंड के बीच में जूरा पर्वत, और फ्रांस और इटली के बीच में आल्प्स पर्वत, और फ्रांस और जर्मनी के बीच में वासजेस पर्वत। तो ये सारे पर्वतों के बारे में भी आप लोग अगर क्लियर कर लिए हैं, नदियों के बारे में मैंने बता दिया है, पूरे समूचे यूरोप महाद्वीप की इन 3 वीडियो में मैंने बेहतरीन तरीके से चर्चा किया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, बाय बाय।